आज हम जब इन टर्म की बात करते हैं तो सबसे पहले जब हमारी बात आती है तो हम बात करने जा रहे हैं आज की एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा इन मिनिमा इन इकोनॉमिक्स के अंतर्गत। आज तक जो हमने बात की थी वो सिंगल वेरिएबल की बात की थी। सिंगल वेरिएबल का मतलब होता है कि y इज द फंक्शन ऑफ x माने थे, यानी जो आपका ये फलन है, आप इस फलन को गौर से देखिएगा, ये सिंगल वेरिएबल फंक्शन है, सिंगल वेरिएबल फंक्शन है। सिंगल वेरिएबल फंक्शन का मतलब होता है कि जो y डिपेंडेंट वेरिएबल है इट इज डिटरमाइंड बाय x। x एक सिंगल वेरिएबल है जो y को डिटरमाइन करता है। तो ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल केवल एक है जो डिपेंडेंट वेरिएबल को प्रभावित कर रहा है। तो इस तरह के जब हमने फंक्शंस देखा था, सच एज टोटल कॉस्ट फंक्शन देखा था, तो हमने उसमें क्या किया था, क्यू क्यूब प्लस 2q स्क्वायर प्लस 20q कुछ ऐसे देखा था। तो इस प्रकार के फलन को हम लोग क्या कहते थे, सिंगल वेरिएबल फंक्शन, क्योंकि एक फर्म की जो टोटल कॉस्ट है इट इज Q1, Q2, Q3, यानी अगर उत्पादन की इकाइयां बढ़ती जा रही हैं तो उसके परिणाम स्वरूप उसकी कॉस्ट बढ़ती चली जा रही है। बट केवल उत्पादन की इकाइयां बढ़ने से कॉस्ट नहीं बढ़ती है। आप जानते हो कि वहां पर नंबर ऑफ द लेबर बढ़ाने से भी कॉस्ट बढ़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करने के लिए भी कॉस्ट बढ़ेगी। तो टोटल कॉस्ट फंक्शन इट इज डिपेंड अपॉन x, y, z, देयर आर द मेनी वेरिएबल विच डिटरमाइन द टोटल कॉस्ट, यानी जो कुल लागत है, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, इट इज डिटरमाइंड बाय मेनी कंपोनेंट ऑफ द कंपनीज such as labor cost, such as infrastructure cost, such as raw material cost, such as other। ठीक है, तो इस प्रकार एक कंपनी की जो लागत होती है टोटल कॉस्ट, वो x कंपोनेंट पर डिपेंड करता है, y कंपोनेंट पे डिपेंड करता है, z कंपोनेंट पे डिपेंड करता है। देयर आर द मेनी वेरिएबल्स। ठीक है, तो जब मेनी वेरिएबल्स होते हैं तो इस प्रकार के फंक्शन में जितने वेरिएबल है, सपोज दैट टोटल कॉस्ट में 3 वेरिएबल है x, y, z, तो आपको पहले फलन को x के सापेक्ष आपको अवकलन करना पड़ेगा, और ये हमें क्या कहलाएगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन कहलाएगा। जब हम इसी फलन को y के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये क्या कहलाएगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन बिट क्या होता है, विद द रिस्पेक्ट ऑफ y। और इसी प्रकार जब हम z के सापेक्ष इसको अवकलन करेंगे तो ये कहलाएगा पार्शियल डेरिवेशन विद द रिस्पेक्ट ऑफ z ऑफ द टोटल फंक्शन, टोटल कॉस्ट फंक्शन। तो हम एडवांस मैथमेटिक्स के अंतर्गत जो मैक्सिमा और मिनिमा की हम बात करते हैं, तो मैक्सिमा और मिनिमा के अंतर्गत अब हम सिंगल वेरिएबल की बात ना करके मल्टीपल रिस्पॉन्स या मल्टीपल वेरिएबल की बात करने जा रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं, जैसे किसी व्यक्ति की यूटिलिटी थी, तो अभी तक हम लोगों ने यूटिलिटी को यह माना था कि एक वेरिएबल का फलन है, x1 का फलन है, एक व्यक्ति x1 का उपभोग करता जाता है तो उसकी यूटिलिटी इंप्रूव करती जाती है। तो जब तक सिंगल वेरिएबल की बात थी तो हमने सिंगल वेरिएबल में डेरिवेशन का काम करके इसको मैक्सिमा और मिनिमा निकाल लिए। लेकिन जब एडवांस मैथमेटिक्स की बात आती है तो हमारी यूटिलिटी डिपेंड करती है कि हमने x1 कमोडिटी कितना कंज्यूम किया, x2 कमोडिटी कितना कंज्यूम किया, x3 कमोडिटी कितना कंज्यूम किया, x4 कमोडिटी कितना कंज्यूम किया, और डॉट 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 xn कमोडिटी कितना कंज्यूम किया। यानी जितनी कमोडिटी हमने कंज्यूम किया दैट डिटरमाइन द यूटिलिटी ऑफ अ पर्सन। ठीक है, ऑफ अ पर्सन, एक व्यक्ति की जो यूटिलिटी है वो किसके द्वारा डिटरमाइन की जाती है, वो उसके द्वारा कंज्यूम की गई कमोडिटी पर निर्भर करती है। ठीक है, अब मान लीजिए मैं आपके घर आता हूं, आपने कहा कि सर चाय पी लीजिए, ठीक है, x1 चाय है तो चाय से मुझे यूटिलिटी मिली। आपने कहा सर नमकीन खा लीजिए, x2 है, नमकीन से मुझे यूटिलिटी मिली। आपने कहा सर बिस्किट खा लीजिए, x3 यूटिलिटी। फिर आप खाने पे आ जाते हैं, खाना आपने खिलाया, फिर लास्ट में आपने डेजर्ट में मीठा आपने कुछ खिलाया, सपोज दैट। तो ये सारे कंपोनेंट क्या होते हैं, मेरे टोटल यूटिलिटी को क्या करेंगे, इनहेंस करेंगे। अब आपसे पूछा जाता है, अगर आपने पूछा कि सर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द टी कैसी रही, मतलब चाय जो पिए सर कैसी लगी, सपोज दैट आपने x की मार्जिनल यूटिलिटी पूछ लिया, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पूरे फलन को क्या है
x के सापेक्ष x1 के सापेक्ष पार्शियल डेरिवेशन करना पड़ेगा। ठीक है, जिसकी मार्जिनल यूटिलिटी आपको निकालनी होती है उसके सापेक्ष पार्शियल डेरिवेशन करना पड़ता है, और पार्शियल में डेल यू अपॉन डेल x1 के सापेक्ष आपको करेंगे तो मार्जिनल यूटिलिटी आप x1 एक्सेस करने लगेंगे वहां पर। ठीक है, आपने कहा सर एक काम करते हैं, बिस्किट आपको कैसा लगा, यानी यू वांट टू नो अबाउट द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द x2 कंपोनेंट, तो इसी पूरे फलन को अदर कंपोनेंट को कांस्टेंट मानते हुए पार्शियल डेरिवेटिव किसके संदर्भ में करना पड़ेगा, इसको करना पड़ेगा x2 के संदर्भ में, तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x2 कंपोनेंट का निकल करके आ जाएगा। इसी प्रकार आपने x3 मान लीजिए नमकीन के विषय में आपने पूछा, तो मैं इसका पार्शियल डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में कर दूंगा, x3 का। तो यानी इस फलन को जितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, ये आपके पास राइट साइड में जितने वेरिएबल्स हैं वो सारे क्या हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, और इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल को अगर इंडिविजुअल के साथ पार्शियल डेरिवेटिव हम करते हैं तो वो मार्जिनल पर ले जाता है। ठीक है, तो ये एक गांठ बांध लीजिएगा कि पार्शियल डेरिवेटिव करने से हमको मार्जिनल की वैल्यू पता चल जाती है और एक एक अलग अलग कंपोनेंट की पता चल जाती है। तो मैं आपसे पूछा करूंगा, एक फलन दे दूंगा और उस फलन में कह दूंगा कि एक व्यक्ति की यूटिलिटी है, इट इज डिटरमाइंड बाय ए बी सी डी, जहां पर ए रोटी है, ठीक है रोटी है, आपका बी आपके पास मान लीजिए दाल है, और सी आपके पास चावल है, और डी आपके पास मान के चलिए सब्जी है। मैं कह दूंगा कि रोटी की मार्जिनल यूटिलिटी निकालिए, दाल की निकालिए मार्जिनल यूटिलिटी, आपके पास चपाती की रोटी वो निकालिए, और उसी प्रकार सब्जी की मार्जिनल यूटिलिटी कैलकुलेट करिए। तो आपको पूरे यूटिलिटी फंक्शन को अलग अलग क्या करना पड़ेगा, पार्शियल डेरिवेटिव करना पड़ेगा विद द रिस्पेक्ट ऑफ each independent variables, then you can find the marginal utility of each independent variables। ठीक है, तो ये मैंने यूटिलिटी के संदर्भ में आपको कॉन्सेप्ट के विषय में बताया। इसी प्रकार जब हम प्रोडक्शन की बात करते हैं तो प्रोडक्शन के अंतर्गत आपने देखा होगा कि एक प्रोड्यूसर जो होता है कोई भी वस्तु का उत्पादन करता है, तो मान लीजिए वाई को कमोडिटी का उत्पादन करता है और उसमें क्या लगाता है, कैपिटल लगाता है, उसमें क्या लगाता है, लेबर लगाता है, उसमें आपके पास श्रम पूंजी, और आपके पास एक और कंपोनेंट ले लेते हैं रॉ मटेरियल, अदर चीजें ले लेते हैं। ठीक है, तो के आपके पास क्या है, कैपिटल है, एल क्या है आपके पास, लेबर है। ठीक है, मान लीजिए मैं दो कंपोनेंट लेकर के चलता हूं कि जो वाई वस्तु का उत्पादन हुआ है वो दो श्रम, एक आपके पास दो संसाधन पूंजी तथा श्रम के साथ हुआ है, तो यहां पर आपके पास दो वेरिएबल का ये फंक्शन है। तो दो वेरिएबल है, तो अगर मुझे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ, ठीक है, किसकी निकालनी है, कैपिटल की, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल निकालना है, तो इस पूरे फलन को पार्शियल डेरिवेटिव करना पड़ेगा, किसके रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा, के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा। और अगर मुझे पूरे फलन में मुझे लेबर की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, मार्जिनल का मतलब होता है कि अगर केवल श्रमिक काम करे और पूंजी का योगदान ना हो तो उत्पादन में क्या इंपैक्ट पड़ेगा उसको हम जानना चाहते हैं। और दोनों की अगर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी को अगर हम जोड़ देते हैं, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल एंड मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर दोनों को जोड़ देते हैं, तो इसे हम लोग क्या करते हैं, टोटल प्रोडक्टिविटी पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा वो हम निकाल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड टोटल डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो अभी तक आपने जितने कंपोनेंट मैंने पढ़ाया आपको, ठीक है, आज की क्लास तक, वो सारे सिंगल वेरिएबल कंपोनेंट थे। सिंगल वेरिएबल कंपोनेंट का मतलब होता था कि वहां पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल केवल एक होता था, तो आपको क्या था, कोई टेंशन नहीं होती थी और आप उठा करके उस वेरिएबल का डिफरेंशिएशन आप आसानी से निकाल देते थे। लेकिन जब आपके पास 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, 4 वेरिएबल, 5 वेरिएबल आने लगेंगे तो उसके परिणाम स्वरूप आपको डिफरेंशिएशन करने में कठिनाइयां होने लगेंगी, और वहां पर एक नए टर्मिनोलॉजी का यूज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड पार्शियल डेरिवेशन। ठीक है, तो पार्शियल डेरिवेशन से ही हमारी जो एडवांस मैथमेटिक्स होती है वो प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, तो
पार्शियल डेरिवेशन पर ही एडवांस मैथमेटिक्स पूरी डिपेंड करती है, और पार्शियल के अगर आपने सीख लिया तो समझ जाइए इकोनॉमिक्स की मैथमेटिक्स आपको आना प्रारंभ हो गई है। क्योंकि देखिए, एक रिस्पॉन्स से अपेक्षा कई रिस्पॉन्स होते हैं, यानी कई इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, और अगर आपने कई इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाले कंपोनेंट को बनाना सीख लिया, सॉल्व करना सीख लिया, तो आपको एक बहुत बड़ी समस्या सॉल्व हो जाएगी और आप मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के एक्सपर्ट बन जाओगे। ठीक है, तो मैं इस क्लास को, जो आपके पास ये मतलब कि मल्टीपल रिस्पॉन्स वाले हैं, इनको हम एडवांस लेवल पे बाद में स्टार्ट करेंगे। आज हम जो चलेंगे सिंगल वेरिएबल पर एक बार पुनः काम करते हैं, और सिंगल वेरिएबल के साथ मैक्सिमम मिनिमा देख लेते हैं, लेकिन सिंगल वेरिएबल का हम क्लास आज से समाप्त करेंगे, और उसके बाद पार्शियल डेरिवेटिव हम आपको सिखाएंगे। पार्शियल डेरिवेटिव के साथ हम टोटल डेरिवेशन करना आपको सिखाएंगे। जब ये दोनों चीज़ें आप सीख लोगे तो फिर हम उसको एप्लीकेशन इन इकोनॉमिक्स कर देंगे कि पार्शियल डेरिवेटिव इकोनॉमिक्स में कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है, और पार्शियल डेरिवेटिव का प्रयोग करने से क्या इम्पैक्ट पड़ता है। इन सारी चीज़ों पर एडवांस मैथमेटिक्स के अंतर्गत हम स्टडी करना प्रारंभ करेंगे। तो ये मैंने कॉन्सेप्ट आपको बता दिया। ठीक है, कॉन्सेप्ट बता दिया। कुछ बच्चों को लगता था कि नहीं ये तो वही चीज रिपीट कर रही है, रिपीट नहीं है, बल्कि वेरिएबल का फर्क है। आपको ये देखा जा रहा है कि आपका हाथ साफ है कि नहीं, आप मैक्सिमम मिनिमा कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। सिंगल वेरिएबल के साथ अगर आपको समस्या है तो डबल वेरिएबल के साथ तो एक बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी, ट्रिपल वेरिएबल के साथ तो आप और परेशान हो जाओगे। तो इसलिए क्या होता है कि आपको चीजें बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए, तभी आप आगे के एडवांस मैथमेटिक्स के साथ काम कर सकोगे। तो चलिए हम आज फिर से वही मतलब सिंगल वेरिएबल के साथ कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आपको ये निश्चित कर लेना है कि मुझे सिंगल वेरिएबल के सारे फंक्शंस सॉल्व करना आता है, तभी डबल वेरिएबल पे हम अच्छे से, डबल ट्रिपल फोर वेरिएबल पे अच्छे से हम काम करना सीख सकेंगे। चलिए एक क्वेश्चन मैं फिर से एग्जाम्पल के रूप में लेता हूँ। मे बी मुझे लगता है सभी को आता होगा, तो मेरे लिए अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि मुझे अब डबल ट्रिपल वेरिएबल के साथ काम करना है, तो इसलिए सिंगल वेरिएबल के सारे क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। ठीक है, एक टोटल वेरिएबल कॉस्ट फंक्शन हमारे पास दिया गया है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट फंक्शन हमको दिया गया है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट फंक्शन है क्यू क्यूब माइनस 3q स्क्वायर प्लस 15q। ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट फंक्शन है। कह रहा है कि मार्जिनल एंड एवरेज कॉस्ट, आपका मार्जिनल एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट फलन की गणना कीजिए। ठीक है, तो मार्जिनल एंड आपके पास एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालना है, तो यानी आपको एवरेज वेरिएबल कॉस्ट फाइंड आउट करना है, आपको मार्जिनल कॉस्ट फाइंड आउट करना है। ठीक है, एंड इसमें एक और क्वेश्चन जोड़ दिया है कि जो एबीसी होता है, एबीसी के मिनिमा पर मार्जिनल कॉस्ट बराबर होती है, यानी एट मिनिमा ऑफ एबीसी, एबीसी के न्यूनतम पर एबीसी इक्वल टू एमसी होता है। प्रूव दैट, ये कह रहा है प्रूव करके भी दिखाइए। प्रूव दैट, प्रूव दैट। तो अब हमारे पास ये क्वेश्चंस है। ठीक है, अब आपको फर्स्ट ईयर की माइक्रो इकोनॉमिक्स बहुत केयरफुली आनी चाहिए। फर्स्ट ईयर की जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसका डायग्राम आपके दिमाग में चलना चाहिए, और तभी चीजें आपको होंगी। तो ये आपके पास एवरेज कॉस्ट फंक्शंस था, एवरेज कॉस्ट फंक्शन था अगर आपने पढ़ाई की होगी, और इसके नीचे से एवरेज वेरिएबल कॉस्ट फंक्शन था जो एसी और एबीसी के बीच के डिस्टेंस को लगातार कम करता चला जाता है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट फंक्शन। ठीक है, और एसी एबीसी कभी मिलते नहीं है, बट इसके बीच की डिस्टेंस लगातार कम होती चली जाती है। ठीक है, तो पहले इसके बीच का डिफरेंस ज्यादा होता है, बाद में डिफरेंस कम होता चला जाता, बट एसी कभी भी एबीसी के बराबर नहीं हो सकता है। ये फर्स्ट ईयर की जो आपके पास माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो हमें बताती है। लेकिन मार्जिनल कॉस्ट जो होती थी वो एबीसी और
AC के न्यूनतम बिंदु से कट करके जाती थी। ये फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ा था। ठीक है, तो हमने अभी तक कुछ क्वेश्चन प्रूफ किए थे कि AC फलन ज्ञात कीजिए तथा प्रूफ करिए कि AC के न्यूनतम पर मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन उसको कट करती है। आज हमारे पास है कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट फंक्शन दिया गया है और ABC के जो आपका ABC है उसके न्यूनतम से मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन इक्वल होती है, यानी इस x की वैल्यू को आपको या q की वैल्यू को आपको निकालना है, साथ ही साथ इस ABC के मान को भी निकालना है। ठीक है, तो ये देखो डायग्राम आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहा है। अगर आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा तो आप उस क्वेश्चन को इमेजिनेशन में नहीं ला सकते हो कि कैसे वो सॉल्व होगा। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमको फलन क्या बनाना पड़ेगा, ABC फलन बनाएंगे। तो देखो TBC ऑलरेडी हमको दिया है, अगर TC भी दिया होता तो हम निकाल लेते हैं TBC फलन बनाना। तो आपके पास हम जानते हैं कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट फंक्शन टोटल वेरिएबल कॉस्ट फंक्शन को अगर उत्पादन की इकाइयों से विभाजित कर देते हैं तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट फंक्शन हमें प्राप्त हो जाता है। अब हम क्या करते हैं, टोटल वेरिएबल कॉस्ट फंक्शन ऊपर से उठा लेते हैं और आपके पास क्या हो जाता है, Q3 माइनस 3Q स्क्वायर प्लस 15Q, और इसको हम डिवाइड कर देते हैं Q से, तो आपके पास हो जाता है Q स्क्वायर माइनस 3Q प्लस 15। तो ये आपके पास एवरेज वेरिएबल कॉस्ट फंक्शन हमको मिल जाता है। अब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट फंक्शन हमको मिल गया और हमको साथ ही साथ मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन भी हमको चाहिए। तो याद रखिएगा कि मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन के लिए हमको टोटल कॉस्ट फंक्शन को क्या करना पड़ेगा, डेरिवेट करना पड़ेगा। लेकिन टोटल वेरिएबल कॉस्ट फंक्शन को भी अगर हम अवकलन कर देते हैं तो हमें मार्जिनल कॉस्ट मिल जाएगी। तो मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन प्राप्त करने के लिए फॉर MC हमको क्या करना पड़ेगा, अवकलन करना पड़ेगा टोटल वेरिएबल कॉस्ट फंक्शन का विद द रिस्पेक्ट ऑफ उत्पादन की इकाइयों के सापेक्ष हमें अवकलन करना पड़ेगा। अब हम क्या करते हैं, जब अवकलन करते हैं तो 3Q स्क्वायर माइनस 6Q प्लस 15 हो जाता है। तो ये मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन हमको प्राप्त हो जाता है। अब देखिए दोनों फलन हमको प्राप्त हो गए। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन भी हमको प्राप्त हो गया, हमको एवरेज कॉस्ट फंक्शन भी प्राप्त हो गया। अब हमको ABC का मिनिमा कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ABC का मिनिमा जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ABC का मिनिमा कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देख लीजिए, फॉर मैक्स एंड मिनी लगाएंगे। ABC फलन को आपका ABC फलन लिख लो, ABC इक्वल टू Q स्क्वायर माइनस 3Q प्लस 15, और इसमें मैक्स और मिनिमम लगाते हैं। तो पहली कंडीशन लगाते हैं, फर्स्ट कंडीशन में तो DABC अपॉन DQ हो जाएगा और आपके पास हो जाएगा 2Q माइनस 3। प्रथम डेरिवेटिव करने के बाद इक्वल टू आपको 0 रखना पड़ेगा। अब आपके पास Q बराबर क्या हो जाता है, 3/2 हो जाता है। 3/2 का मतलब क्या हो जाता है, 1.5 यूनिट। Q का मान आ जाता है 1.5 यूनिट। बट 1.5 यूनिट मैक्सिमा को रिप्रेजेंट करता है या मिनिमा को रिप्रेजेंट करता है, डोंट नो। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सेकंड कंडीशन इंप्लीमेंट करनी होती है। तो जब हम सेकंड कंडीशन इंप्लीमेंट करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाता है, D स्क्वायर ABC अपॉन DQ स्क्वायर हम कर देते हैं, और यहाँ पर जब हम अवकलन करते हैं तो आपका आ जाता है 2। तो ये आपके पास द्वितीय अवकलन का मान 2 आ जाता है। अतः हम कह सकते हैं Q बराबर 1.5 पर फलन क्या है, मिनिमा है। नहीं, कुछ गड़बड़ है शायद, बोलिए कोई। ठीक है, सही है, ये आपका आ जाता है मिनिमा। अब देखो, अगर इस वैल्यू को हम पुट कर देते हैं किस पे, ABC पे पुट कर देते हैं, तो ABC पे अगर हम इस फलन पे पुट करते हैं और साथ ही साथ मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन पर पुट करते हैं तो हमें दोनों की वैल्यू समान आनी चाहिए। ठीक है, तो पुट करके मुझे इसका आंसर आप बताइए कि अगर Q बराबर इस फलन में मैं 1.5 रख देता हूं और मार्जिनल कॉस्ट में रखता हूं तो कितनी वैल्यू आएगी दोनों को, ये आप लोग सॉल्व करके मुझे बताइए। आई एम वेटिंग। करो इस क्वेश्चन को, आप आगे आगे सॉल्व करो, फिर हम लोग देखते हैं कि टोटल कॉस्ट फंक्शन आपका गिवन है और आप ABC का मान निकालिए, MC का मान कैलकुलेट करिए।
इसके साथ ही हम भी करेंगे थोड़ी देर में। आप स्टार्ट करिए। अगला जो हमारा क्वेश्चन है एक हम कर लेते हैं प्रॉफिट से, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से कर लेते हैं, क्योंकि एक प्रोड्यूसर के लिए प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एक इम्पॉर्टेंट टास्क होता है। तो एक फर्म का टोटल कॉस्ट फंक्शन टीसी बराबर 1/3 क्यू क्यूब माइनस 7 क्यू स्क्वायर प्लस 111 क्यू प्लस 50 इज गिवन, ये दिया है। साथ ही साथ डिमांड फंक्शन क्यू इक्वल टू 100 माइनस पी इज आल्सो गिवन। ठीक है, अब आपको क्या करना है, उत्पादन का वो स्तर ज्ञात कीजिए जहां पर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है। उत्पादन का वो स्तर ज्ञात कीजिए जहां पर लाभ अधिकतम है। ठीक है, तो अब आपको याद रखना चाहिए फंडामेंटल इकोनॉमिक्स क्या कहती है। फंडामेंटल इकोनॉमिक्स कहती है कि प्रॉफिट जो होता है वो टोटल रेवेन्यू तथा टोटल कॉस्ट का अंतर होती है। ठीक है, टोटल रेवेन्यू में से यदि हम टोटल कॉस्ट को माइनस कर देंगे, घटा देंगे, तो हमको प्रॉफिट फंक्शन प्राप्त हो जाएगा। तो देखो टोटल कॉस्ट फंक्शन तो हमारे पास एज इट इज बना हुआ है, बट हमारे पास टोटल रेवेन्यू फंक्शन नहीं है। तो टोटल रेवेन्यू फंक्शन हमसे कहाँ से मिलता है, हमको डिमांड फंक्शन से टोटल रेवेन्यू फंक्शन मिलता है। तो जब डिमांड फंक्शन से टोटल रेवेन्यू फंक्शन हमको मिलता है, तो डिमांड फंक्शन को देखो यहाँ पर वेरिएबल दाहिने साइड आपका सिंगल वेरिएबल Q जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो दाहिने साइड होना चाहिए था, डिपेंडेंट वेरिएबल आपका P उस साइड होना चाहिए था। तो इसको हम क्या करते हैं, रीऑर्डर कर लेते हैं। तो P बराबर 100 माइनस Q कर लेते हैं। अब टोटल रेवेन्यू बराबर, हमने रेवेन्यू चैप्टर में पढ़ा था कि जो टोटल रेवेन्यू होती है वो आपके पास प्राइस और क्वांटिटी का मल्टीपल होती है। तो P इक्वल टू 100 माइनस Q इंटू Q हो जाता है। तो आपके पास हो जाएगा 100Q माइनस Q स्क्वायर। दिस इज द TR फंक्शन हो जाएगा। अब ये TR फंक्शन मिल गया, ये हमारे पास ऊपर TC फंक्शन है। तो जब TR और TC हो गया तो इस प्रॉफिट फंक्शन में रख देते हैं। तो TR का मान आपके पास क्या हो जाता है, 100Q माइनस Q स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज माइनस TC 1/3 Q क्यूब माइनस 7Q स्क्वायर प्लस 111Q प्लस 50। ये ब्रैकेट में ही आपको रखना है, ये पॉइंट याद रखिएगा। तो हमसे इससे क्या मिल जाएगा, हमें प्रॉफिट फंक्शन मिल जाएगा। अब आपके पास हो जाएगा 100Q माइनस Q स्क्वायर माइनस 1/3 Q क्यूब प्लस 7Q स्क्वायर, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस 111 Q हो जाएगा माइनस आपके पास 50 हो जाएगा। तो ये जो आपके पास बन करके आएगा ये आपका क्या कहलाएगा, प्रॉफिट फंक्शन कहलाएगा, प्रॉफिट फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, अब इस प्रॉफिट फंक्शन को हम क्या करेंगे, मैक्सिमा और मिनिमा निकालेंगे। इस प्रॉफिट फंक्शन का मैक्सिमा और मिनिमा निकालेंगे। तो पहले प्रॉफिट फंक्शन हम फिर से लिख लेते हैं। प्रॉफिट फंक्शन इक्वल टू 100Q माइनस Q स्क्वायर आपका माइनस 1/3 Q क्यूब माइनस 1/3 Q क्यूब प्लस 7Q स्क्वायर प्लस 7Q स्क्वायर माइनस 111Q माइनस 111Q माइनस 50। अब फॉर मैक्स एंड मिनी क्या करना है, फर्स्ट कंडीशन लगाओगे। फर्स्ट कंडीशन दैट इज कॉल्ड नेसेसरी कंडीशन, इसका प्रथम अवकलन करोगे किसके रेस्पेक्ट पे, आपके पास सिंगल वेरिएबल है दैट इज Q। तो आपका हो जाएगा डी पाई अपॉन डी क्यू इक्वल टू 100 माइनस 2Q माइनस 3/3 Q स्क्वायर प्लस 14Q माइनस 111। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 100 माइनस 2Q
आपका माइनस क्यू स्क्वायर प्लस 14q माइनस 111, और इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो क्योंकि देखो यहाँ पर माइनस क्यू स्क्वायर का एक तरफ कर लो, माइनस क्यू स्क्वायर, आपके पास ये 14q प्लस का है, 2q माइनस का है, तो आपके पास प्लस का हो जाएगा 12q हो जाएगा, 111 माइनस का है 100 ये, तो माइनस 11 हो जाएगा, इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से आप q की वैल्यू निकाल लोगे, तो q की वैल्यू कोई बता सकता है कितना आएगा फैक्टराइजेशन से? 1 और 11। 1 और 11 आएगा, राइट। अब हमें नहीं पता कि एक फर्म को 1 यूनिट उत्पादन करना चाहिए ताकि लाभ अधिकतम हो या 11 यूनिट उत्पादन करना चाहिए, क्योंकि Q की 2 वैल्यू हमको निकल के आई हैं। तो जब Q की 2 वैल्यू निकल के आई हैं तो एक यहाँ पर अगर हम पहली कंडीशन पे ही सेटिस्फाई हो गए तो हमको ये कभी नहीं पता चल सकता कि एक फर्म को 1 इकाई का उत्पादन करना चाहिए या 11। इसलिए हमारे जो मैथमेटिशियन थे वो दूसरी कंडीशन को इम्प्लीमेंट किए ताकि इन दोनों वैल्यू में से हमें एग्जैक्ट पता हो चले कि हमको कितनी यूनिट का उत्पादन करना चाहिए। तो हमने क्या किया, सेकंड कंडीशन इंप्लीमेंट किया, तो दैट इज कॉल्ड सफिशिएंट कंडीशन। और सफिशिएंट कंडीशन में इस फलन का हमने क्या किया, पुनः अवकलन कर दिया। तो इस फलन का हमने जब पुनः अवकलन कर दिया तो पुनः अवकलन करने के बाद 100 का देखो आपका पास क्या हो जाएगा, ये डी स्क्वायर पाई अपॉन डी क्यू स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर 100 का 0 हो जाएगा, माइनस 2, यहाँ पर आपके पास हो जाएगा माइनस 2q हो जाएगा प्लस 14। ठीक है, अब देखो ये मेरे पास एक फलन बन करके आ जाता है, यानी द्वितीय अवकलन के बाद एक लास्ट में हमारे पास एक फंक्शन के रूप में सिंगल वेरिएबल आता है। अब q बराबर 1 1 में रखेंगे तो हमारे पास सेकंड वेरिएबल का मान कितना आ जाएगा, ये आपका 1 रखेंगे तो हमारे पास प्लस 10 आ जाता है। तो जब पॉजिटिव वैल्यू होती है तो निश्चित रूप से मिनिमा को दिखाएगा, ये मिनिमा को दिखाएगा, क्योंकि द्वितीय अवकलन का मान पॉजिटिव आता है तो ये जो q की वैल्यू होती है ये मिनिमा को दिखाती है। अगर हम q बराबर 11 रखते हैं, इफ़ यू आर पुटिंग q इक्वल टू 11, तो 11 रखने पर हमारे पास क्या होता है, 11 दूनी 22 हो जाएगा, माइनस 22, और माइनस 22 के बाद माइनस 24 में से हो गए तो आपके पास सेकेंड अवकलन का मान क्या हो जाएगा, माइनस 10 हो जाएगा। तो देखिए जब हम q बराबर 10 रखते हैं तो द्वितीय अवकलन का मान माइनस 10 आ जाता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि एक फर्म को 11 इकाइयों का उत्पादन करना चाहिए, तभी उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा। क्या होगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा। तो यानी ये बात तो मुझे पता चल गई कि ये जो 11 यूनिट का उत्पादन है ये मैक्सिमम वाली कंडीशन है, ये जो 1 का उत्पादन है ये मिनिमम वाली कंडीशन है। ये मुझे सेकंड द्वितीय अवकलन से मुझे पता चल गया। अगर इस q बराबर 11 का मान अगर आप इस प्रॉफिट फंक्शन में रख दोगे इसमें, तो आपको टोटल प्रॉफिट मिल जाएगा। क्या मिलेगा, टोटल प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपने q बराबर 11 का मान टोटल कॉस्ट में रख दोगे तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज लेवल पर टोटल कॉस्ट आपको मिल जाएगी। अगर यहां पर अगर आप q का मान 11 रख दोगे तो कितना, 11 रखने के बाद p का मान कितना आ जाएगा, 89 आ जाएगा ना, 89 आ जाएगा। तो यानी प्राइस कितना रखना पड़ेगा एक प्रोड्यूसर को, 89 रुपये पर यूनिट में प्रोडक्ट बेचना होगा। अगर रेवेन्यू जानना है तो q बराबर 11 यहाँ रख दीजिए, यानी जो q बराबर 11 आया है इससे अदर हमारे पास जो कंपोनेंट होते हैं उन कंपोनेंट का भी मान आसानी से ज्ञात हो जाता है। ठीक है, तो ये मैंने आपके साथ आज डिस्कशन किया एक बार फिर से मैक्सिमा और मिनिमा की क्लास को। अब हम इस पे काम नहीं करेंगे, जो हमारी नई क्लास होगी उस पर हम पार्शियल डेरिवेशन से स्टार्ट करेंगे। पार्शियल सिखाएंगे, फिर टोटल डेरिवेशन सिखाएंगे, फिर उसको इकोनॉमिक्स में इम्प्लीमेंट करना आपको सिखाएंगे। ठीक है, तो ये बेसिक्स आज से समाप्त हो जाती है। अब हम एडवांस मैथमेटिक्स की ओर चलेंगे। अब आपके पास कोई क्वेश्चंस हो तो जरूर पूछिएगा।